Welcome to Skillful Guidance Academy, Scaling India at Barapathar, Tinkunia Bagicha, Cuttack, Odisha. हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्लास है जिसमें के अंदर हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग एंट्री प्रोसेस। अकाउंटिंग एंट्री का प्रोसेस कैसा किया जाएगा, जो हमारे अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो वे होता है कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रांजेक्शन सबको लेकर एंट्री करना है, परचेज का, सेल्स का, सैलरी का, एक्सपेंसेस का। जैसे मैंने कल बताया था, चार मेन चीजें, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस और इनकम। ये चारों का जो लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ एंट्री करेंगे आज हम आपको पढ़ाएंगे। दैट इज अकाउंटिंग एंट्री प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला है हम लोग का, ये आ जाओ यहाँ पे, ये वाला देखो। अकाउंटिंग एंट्री प्रोसेस के अंदर टू अराइव जर्नल एंट्री फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वन मस्ट फॉलो ए फॉर्मूला P2LR, which is nothing but a systematic process to think to get the correct answer। तो ये बता रहे हैं कि P2LR मतलब P2 का मतलब दो ठो P है और एक तो L है, एक तो R है। इन चार पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करनी है। जब भी आप अकाउंटिंग के लिए जाते हो या रिकॉर्डिंग के लिए जाते हो, किसी ट्रांजेक्शन का, किसी भी एक खर्चा हुआ या कुछ भी बिजनेस के साथ में फाइनेंशियली कुछ चेंजेस आए हैं, इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन होगा। कई बार फाइनेंशियल चेंजेस ना होने की वजह से भी होता है, फिर भी हम उसको डिटेल में देखेंगे। नाउ टू अराइव जर्नल एंट्री, तो पहला है P फॉर पॉइंट ऑफ व्यू। So whenever you are thinking, first is think from company point of view। आपको देखना है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कंपनी के नजर से देखना है कि अगर आपकी कंपनी होता या फिर आप कंपनी के लिए कुछ एंट्री कर रहे हो, तो वो कंपनी के लिए खर्चा है या कंपनी के लिए इनकम है। ठीक है, आप अपना इनकम मत देखना कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या मेरा इनकम क्या है या मेरे पास पैसे आए नहीं आए, ऐसा नहीं देखना। हमको देखना है कंपनी के पास में पैसा आया या कंपनी से पैसा गया। जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था, रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट, तो कोई आपको पैसा दे रहा है और आप पैसा रिसीव कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे हो, कंपनी रिसीव कर रहा है, आप कंपनी के बिहाफ पे रिसीव कर रहे हो। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्लियर, ठीक है। सेकंड है प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल चीजों को हमें लेते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। वैसे तो अकाउंटिंग कॉमर्स के जो होते हैं, बहुत डबल एंट्री बुक कीपिंग होता है, बहुत सारे उसमें चैप्टर्स होते हैं, बट यहां पे हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है। अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल सिनेरियो। प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, जो चीज हम खर्च कर रहे हैं उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, और हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं या कौन सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए। क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि यहां पे दो एंट्री तो होनी ही है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूं, तो अगर मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूं, इसका मतलब है कि आप लोग मेरे से ये क्लास पढ़ाई कर रहे हो। अगर मैं यहाँ के क्लास ले रहा हूं, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, SGA स्किलफुल गाइडेंस एकेडमी के बदले में मुझे फीस देगा। आप यहाँ के पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, आप उनको फीस दे रहे हो और वो मुझे फीस दे रहे हैं। तो यहां बीच में कौन हो गया, कंपनी हो गया। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो चीज आपके लिए एक्सपेंसेस है, जो पैसा आपने दिया वो आपके लिए एक्सपेंसेस, और जो पैसा वो पैसा लेकर उसमें से कुछ पैसे मुझे दिए कंपनी ने, तो मेरे लिए वो इनकम और कंपनी के लिए एक्सपेंसेस। आपके केस में क्या हुआ, कंपनी के लिए इनकम और आपके लिए एक्सपेंसेस। तो इस चीज को क्लैरिफाई करना है, किसके लिए कौन सा चीज। एक आदमी के लिए अगर इनकम है तो दूसरे आदमी के लिए वो एक्सपेंसेस है। ये माइंड में आपको क्लियर करना होगा। हर एक ट्रांजेक्शन से पहले दिमाग में बैठाना होगा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। ठीक है, कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है। ठीक है, अगर हम ऑटो वाले के पास जाते हैं, बोलते भाई साहब मेरे को यहां से लेकर बस स्टैंड तक छोड़ाओ, ऑटो वाला बोलता है ठीक है बैठिए हम आपको छोड़ाते हैं।
और जैसे ही आप ऑटो में बैठते हो, ऑटो वाले का इनकम शुरू और आपका एक्सपेंसेस शुरू। यानी कि इनकम के ऑपोजिट में हमेशा एक्सपेंसेस रहता है। एक के लिए इनकम हो रहा है, इसका मतलब है दूसरे के लिए आपका एक्सपेंसेस चल रहा है। जैसे ही आप उतरते हो, वो मीटर डाउन करता है और मीटर का जो पैसा है वो आपसे ले लेता है, आप उसको दे देते हो। ठीक है, तो आपको गेन क्या हुआ? सर्विस गेन हुआ। यानी कि इतने दूर पैदल चल के जाते हैं, आप थक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते टाइम पे, बस छूट जाता है, उसके लिए ऑटो वाला ने आपको सर्विस प्रोवाइड किया। तो ऑटो वाला ने आपको सर्विस दिया, आप ऑटो वाले को पैसे दिए। जो पैसे दिए वो आपका खर्चा हुआ, उसके बदले में आपको प्लेजर मिला, यानी कि आपको बेनिफिट मिला, सही टाइम पे पहुंचना। ऑटो वालों को भी बेनिफिट मिला, क्या? वो मेहनत किया, मेहनत के बदले में उसको पैसा मिला। तो ये है रियल सिनेरियो। ठीक है, उस एंगल से अकाउंटिंग करने वक्त आपको सोचना है। थर्ड इज योर आइडेंटिफाई टू और मोर लेजर्स। तो हर सिनेरियो के लिए, हर इवेंट के लिए, हर ट्रांजेक्शन्स के लिए दो कम से कम लेजर अकाउंट तो आपको ओपन करना है। यानी दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। जैसे कि पहले भी मैंने बता रखा, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, 3 अकाउंट होते हैं। और इसमें आपका एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम होता है यूएस अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो वो पांचों में से एटलीस्ट कोई 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा अकाउंट पे वो इफेक्ट करेगा। तो आइडेंटिफाई 2 और मोर लेजर अकाउंट। ये स्टेप बाय स्टेप है, प्रोसेस है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग एंट्री प्रोसेस। आप प्रोसेस पे जा रहे हो, आप किस तरीके से एंट्री करना है टैली के अंदर, किस तरीके से आपको समझना है और कौन सा चीज किसके लिए क्या, ये बहुत जरूरी है सोचना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल, अप्लाई प्रैक्टिकली यूएस अकाउंटिंग रूल। इसमें आपको रूल को फॉलो करना है। तो रूल क्या था, याद है आपको? रूल अकाउंटिंग का, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? नहीं, एसेट अगर बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? नहीं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, डेबिट जब इंक्रीज होगा, आपका कोई एसेट, पैसा बढ़ेगा या कोई सामान बढ़ेगा बिजनेस में, तो उसको डेबिट करना है। और अगर कोई सामान कम हो जाता है या पैसे कम हो जाते हैं या स्टॉक कम हो जाता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंसेस है, एसेट और एक्सपेंसेस दोनों एक जैसे ही है। पहली क्लास में मैं आपको ले जाता हूं बैक में, थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको। यहां पे देखो, ये देखो 9 ये वाला क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? एसेट एंड एक्सपेंसेस के लिए इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। सो व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज डेबिट एंड व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, सॉरी, हाँ, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होगा और इनकम डिक्रीज होने से डेबिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होने से डेबिट होगा। ठीक है, एसेट इंक्रीज होने से डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होने से डेबिट हो रहा है। क्लियर? एसेट एंड एक्सपेंसेस दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो आपको डेबिट करने हैं। तो एसेट में क्या आ गया? लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, कंप्यूटर आ गए, कोई लैपटॉप खरीदा, कोई मोबाइल खरीदा, कोई कैश आ गया, या बैंक में कोई पैसा डाल दिया, कोई आप परचेज कर लिए, स्टॉक परचेज कर लिए, कुछ भी आप कर लीजिए, वो सारे आपके एक तरीके से एसेट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, फर्नीचर हो गया, ये सब आपके एसेट में आते हैं। डेटर्स, किसी को सामान बेचा बाकी में तो वो डेटर्स बन गया और वो आपका एसेट बन गया, कुछ दिनों में वो पैसा आपको देगा, इसलिए वो एसेट हो गया। एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी खर्चे कर रहे हैं, जैसे अभी बताया आपको, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस
या कन्वेंस या पेट्रोल का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे जो है सब इंक्रीज होगा, दिन ब दिन बढ़ेगा, या आपको इंक्रीज मतलब ऐड होता जाएगा कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो उसको आप डेबिट करोगे। अगर एसेट और एक्सपेंसेस अगर कम होता है, कम कैसे होगा, खर्चा कम कैसे होगा, पहले देते थे 5,000 रुपया, आप दे रहे हो 4,000 रुपया रेट, 4,500, तो कम हो गया। फीस पहले 5,000 देते थे, अब 200 रुपया डिस्काउंट हो गया आपका, कम हो गया फीस, तो क्रेडिट हो गया। यानी कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट करोगे, अगर इंक्रीज हो गए तो डेबिट करोगे। इसके ऑपोजिट है लायबिलिटी और इनकम। ठीक है, लायबिलिटी इनकम अगर बढ़ता है, लोन अगर लिए हैं या कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या लोन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्रेडिट और बढ़ रहा है। और लोन और इनकम, ठीक है, अगर घट रहा है तो डेबिट हो रहा है, यानी लॉस होने से डेबिट होगा, और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी एंड इनकम increases, it is credited, when it is decreases, it is debited। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे अकाउंटिंग पे आता हूं आपको इसमें प्रोसेस के अंदर, तो ये वाला जो रूल अभी बताया इनकम एक्सपेंडिचर वाला और लायबिलिटी, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी एंड इनकम, उसी के रूल के हिसाब से आप इसको एंट्री करोगे। इसके लिए थोड़ा सा और नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लेने से उसको लिखने में आपको वहां पे जब करोगे उसमें याद रहेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। दिस इज द एग्जाम्पल, एसेट का एक एंट्री किया गया है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू मिस्टर राम ऑन क्रेडिट। मिस्टर राम को क्रेडिट पे 20,000 रुपया का सामान बेचा गया। ठीक है, आपकी कंपनी है XYZ कंपनी मान लो, और आप वहां पे डील करते हो फर्नीचर्स में, और आपने क्या किया, मिस्टर राम को 20,000 रुपए का फर्नीचर बेचा। ठीक है, और उससे क्या लिया, व्हाट डिड यू गेट व्हेन यू सेल द फर्नीचर्स गुड्स टू द मिस्टर राम, व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न? क्या दिया आपको? आप दुकानदार हो, सामान बेचोगे, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा देगा ना। तो लेकिन इसने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, क्यों? ऑन क्रेडिट है, मतलब बाकी में लिया, उधार में लिया, बाद में पैसा देगा, बोला देगा तो पैसा, लेकिन वो बाद में देगा। कंडीशन ये है, सिनेरियो बोला था आपको, सिनेरियो को देखना है, सिचुएशन को देखना है। होना चाहिए था क्या कैश में, अब वो आपका जान पहचान का आदमी है, आपका क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, उठा लिया 20,000 रुपए का माल, फर्नीचर आपकी दुकान से, बोला कि अगले महीने में आपको पेमेंट कर रहा हूं 20,000 रुपया। आप बोले ठीक है, ऐसे भी फर्नीचर मेरे गोडाउन में पड़े हुए हैं, 1 महीना का नहीं बिक्री होता, इससे अच्छा चला जाएगा तो नया माल फिर ला के रखूंगा। और दोस्त है मेरे सामने में रहता है या बगल में रहता है या फिर मेरे बहुत क्लोज है, वो बोला मतलब पैसा दे ही देगा, तो पैसा डूबेगा नहीं। या इससे पहले भी वो आपका पुराना कस्टमर हो सकता है, उन्होंने मांगा, पहले लाखों का ले रखा है सामान, पैसे भी दे रखे हैं, तो इस बार फिर उसने क्रेडिट पे ले लिया, वो ऐसे भी हो सकता है। तो यू हैव टू सी द सिनेरियो, मतलब सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको आगे काम करनी है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? ठीक, तो अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप जब टैली में जब काम करोगे तो ऐसे दिखाएगा, पार्टी का नाम दिखाएगा उसके अंदर आपको, क्योंकि या तो पार्टी का नाम का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पहली बार जब एंट्री करोगे तो उसका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पार्टी अकाउंट आपको क्लियर करना पड़ेगा।
कर दो। सो एक पार्टी का अकाउंट आपको उसमें शो कर क्रिएट करना पड़ेगा राम बोल के, तो राम अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा। ठीक है, बता दिया क्यों डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि राम इज ए एसेट, उसे पैसा लेना है, बाकी में दिया है तो एसेट हो गया, और एसेट आपको इंक्रीज कर गया। अभी अभी बताया इंक्रीज इन एसेट होने से डेबिट करना है। या फिर आप एसेट को हमारा पुराना वाला जो इंडियन अकाउंटिंग रूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर रिसीव कौन कर रहा है, राम रिसीव कर रहा है गुड्स को, सामान को, इसलिए आप उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। ओके, क्लियर। अब सेल्स, सेल किया तो इनकम बढ़ा, इसीलिए इंक्रीज इन इनकम। इससे पहले वाले इसमें दिखाया था कि इनकम इंक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट करने होंगे, इसीलिए आपने सेल को क्रेडिट किया। यहां पे बता रहा है पोजीशन, मतलब क्या पोजीशन है, एसेट इंक्रीज हुआ इसलिए आप डेबिट किए, इनकम भी इंक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट किए। एसेट हो गया राम और सेल्स हो गया आपका इनकम, यानी कि जितना सेल होगा उतना इनकम बढ़ेगा, जितना डेटर्स बढ़ेंगे उतने आपके एसेट्स भी बढ़ेंगे। एनी डाउट, क्लियर। तो इस तरीके से आपको टैली के अंदर एंट्री करनी होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर दूसरा एंट्री है, पेड ₹10,000 कैश टुवर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और दिस ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन समझ में आया? पेड ₹80,000 कैश टुवर्ड्स परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, कुछ ऑफिस के लिए या फिर बिजनेस के लिए कुछ इक्विपमेंट परचेज किए। इक्विपमेंट में हो सकता है मशीन, हो सकता है एसी, हो सकता है कोई भी ऐसा चीज खरीदे जो कि आपका एसेट है। ठीक है, और पे किया कैश, 80,000 पेड कैश, कैश भी एक एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हुआ। कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ? कैश। कैश डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। पेमेंट करोगे तो तुम्हारे यहां से कैश चला जाएगा, तो कैश कम हो गया, उसके बदले में क्या मिला? इक्विपमेंट्स। हाँ, तो एक नया इक्विपमेंट आया, एक नया एसी घर पे आया, ऑफिस में एक एसी लगाया, सपोज इक्विपमेंट इज योर एसी, एक नया एसी खरीदा 80,000 रुपए का, तो इसीलिए एसेट इंक्रीजेस डेबिट। क्लियर? तो इसीलिए इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट दिया 80,000, लिखा हुआ इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 80,000। क्यों हुआ? क्योंकि एसेट इंक्रीज कर गया इसलिए वो डेबिट हुआ। एनी डाउट? गया क्या तुम्हारे यहां से? टू, हमेशा जो क्रेडिट लिखते हैं उसके आगे TO2 लिखा जाता है। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश हो गया आपका क्रेडिट, कैश चला गया, तो इसलिए क्रेडिट कॉलम में 80,000 डाले। देखा बैंक पासबुक में 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है, ऐसे डेबिट क्रेडिट लिखा रहता है। देखा कभी बैंक पासबुक, बैंक का बुक देखा? पासबुक नहीं देखा? घर पे जाके देख लेना, बैंक में पासबुक घर पे रखा होगा, उसमें देख लेना, यही फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर DR/CR डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसी फॉर्मेट में होगा, और इसमें वो ट्रांजेक्शन लिखे रहेंगे, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, जो चीज हम यहाँ एंट्री करते हैं बैंक उल्टा करेगा, क्योंकि जो हमारे लिए डिपॉजिट है बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक का जो इंटरेस्ट है हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, बैंक के लिए वो इनकम है। तो जो जो अकाउंट पासबुक में डेबिट रहेगा उसके बैंक का खुद का जो बिजनेस अकाउंट होगा उसमें वो क्रेडिट रहेगा। ठीक है, तो इन दैट केस यहां पे एक एसेट का एंट्री हो गया
पे 80,000 कैश टुवर्ड्स परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड 80,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 80,000, एसेट इंक्रीजेस डेबिट हो गया और एसेट डिक्रीज हो गया क्रेडिट। क्लियर? लाइबिलिटी एंट्री, दो एंट्री एसेट के कराए, अब लाइबिलिटी का एंट्री देखो। रिसीव बैंक लोन ऑफ 10 लाख रुपीज, आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। पहले आपका लोन नहीं था, या सपोज करो पहले आपका लोन 5 लाख का था, अब आपने 10 लाख का लोन लिया, तो टोटल लोन कितना हो गया? 15 लाख। तो 10 लाख रुपए का लोन इंक्रीज हुआ, और मैंने बताया था कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट करोगे ना क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करोगे। इसलिए देखो टू टर्म लोन क्रेडिट हुआ 10 लाख का। लोन क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? क्रेडिट हुआ लोन। और बैंक में तुम्हारा 10 लाख रुपए जमा हो गया, बैंक ने पैसा दिया लोन के तौर पे, तो वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा ना, इसलिए बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया 10 लाख का। और बैंक अकाउंट तुम्हारा एसेट है, यानी कि एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। समझ आ गया? अब लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ यहां पे तो क्रेडिट हो गया। क्लियर? एनी डाउट? बाकी रिवीजन करना तुम्हारा काम है, और डाउट आएगा तो फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है? अब दूसरा लाइबिलिटी का एक एंट्री देखो। गुड्स रिटर्न वर्थ ₹40,000 टू विनय। टू विनय, फ्रॉम विनय अलग चीज है, टू विनय अलग चीज है। गुड्स रिटर्न वर्थ ₹45,000 टू विनय। विनय को आपने 45,000 रुपए का सामान वापिस किया। इसका मतलब यह है कि यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम विनय अर्लियर, ड्यू टू सम रीजन the goods you are going to return them। पहले खरीदा हुआ है, आप उसको लौटाओगे। ठीक है? और जब आप खरीदे थे उस टाइम पे आप क्रेडिट पे खरीदे थे, इसलिए विनय का नाम यहां पे शो हो रहा है। क्लियर? अब लायबिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, गुड्स रिटर्न कर दोगे तो उतना पेमेंट नहीं देना पड़ेगा विनय को 45,000 का, इसलिए लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है। विनय अकाउंट डेबिटेड बिकॉज लायबिलिटी डिक्रीजेस, डेबिटेड। क्लियर है? और परचेज रिटर्न, क्योंकि जब परचेज किए थे तो वो एसेट था और उस टाइम पे वो डेबिट हो रहा था। अभी परचेज रिटर्न जब कर रहे हो तो वो एसेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? जो गुड्स है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर जब आप परचेज किए थे तो वो आपका एक्सपेंसेस था और अभी एक्सपेंसेस आपका डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्रेडिट होगा। ठीक है? लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ, और एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ इसलिए वो क्रेडिट हुआ। ठीक है? इनकम, अभी इनकम की एंट्री करते हैं। पहले मैंने आपको एसेट का एंट्री करवाया, लायबिलिटी का एंट्री करवाया, अब इनकम का एंट्री कराता हूं। ठीक है? गुड्स सोल्ड ऑन कैश फॉर 30,000, उस टाइम पे था क्रेडिट पे, अब है कैश में, तो कैश एसेट है, बेचोगे तो कैश आएगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? कैश इज योर एसेट, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो देखो एसेट इंक्रीजेस डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, तुमने डाला 30,000 रुपए।
ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, इनकम, सेल किया तो इनकम बढ़ा, उस टाइम पे भी सेल किया था क्रेडिट पे तो भी इनकम बढ़ा था, कैश पे सेल करोगे तभी इनकम बढ़ेगा, इसलिए इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। दैट मीन्स व्हेन यू सेल योर इनकम इंक्रीजेस सो इट इज क्रेडिटेड, और क्रेडिट कॉलम में 30,000 लिखे। एक चीज मार्क की हो, जितना अमाउंट का डेबिट रहेगा उतने ही अमाउंट का क्रेडिट रहेगा, ये अमाउंट चेंज नहीं होते हैं। इसमें अगर 3 एंट्री आ जाएंगे तो भी इनका टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। मान लो यहाँ पर डिस्काउंट होता है तो कैश 30 नहीं मिलता ना, 30,000 रुपए का सामान है, तुमने 10% डिस्काउंट दिया तो कैश कितना मिलेगा, 27,000 मिलेगा, 3,000 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। तो और एक एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट डेबिटेड 3,000, और ये अमाउंट हो जाएगा 27,000। तो 27 कैश अकाउंट डेबिटेड 27,000, डिस्काउंट एक खर्चा है, इंक्रीज हो गया इसलिए वो डेबिट हो रहा है 3,000। तो यहाँ दो कॉलम हो जाते हैं, 30 प्लस 27 प्लस 3 30, और सीधा सेल्स क्रेडिट होता है 30। यहाँ पे 3 एंट्री हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट अमाउंट, जितने का डेबिट होगा उतने का क्रेडिट होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको 1 आवर टीचिंग दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो 1 आवर आप भी पढ़ाई कर रहे हो, इक्वल हो रहा है। मैं अगर 100 रुपया आपको दिया तो आप में से 100 रुपया ही लिए, ठीक है। हाँ, मुझे पेमेंट करना था 110 रुपया और मैंने आपको 100 रुपया दिया, आप बोले सर ठीक है और 10 रुपया देने की जरूरत नहीं है, तो 10 रुपया आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। मेरे लिए 10 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं लिखूंगा मेरा 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ, आप लिखोगे 10 रुपया का लॉस हुआ। तो लॉस नहीं लिख के उसको आप डिस्काउंट लिखोगे डेबिट में, और मैं लिखूंगा डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट में। मेरे लिए इनकम है, आपके लिए एक्सपेंसेस है। याद रखना, जो सेलर के लिए इनकम है, ठीक है, दूसरे पार्टी के लिए एक्सपेंसेस है। जो सेलर के लिए एक्सपेंसेस है वो दूसरे पार्टी के लिए इनकम है। क्लियर? थैंक यू ऑल। बाकी नेक्स्ट क्लास में कराता हूं, नेक्स्ट स्लाइड्स में। इतना जितना आज दिए सब रिवीजन करोगे, जो डाउट्स होगा वो मुझे नेक्स्ट क्लास में, पहले डाउट क्लियर कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।